हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडीएमएम गाइस। एचडीएमएम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक और बेहतरीन जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ चुका हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, समान रूप से आपको ये लाभ पहुंचाएगा। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आप थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा। पहले ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, उसकी डिटेल में जिस तरह आपको बताऊंगा, आपको लगेगा वाओ व्हाट अ प्रैक्टिस सेट। ओके, तो गाइज चलिए इस करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग की परेशानी है। देखिए, जैसे बहुत क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं डे बाय डे इनको थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। कोऑपरेट कीजिए, अभी स्टार्टिंग की मेरी वीडियोज़ हैं और थोड़ा सा अभी नया हूँ इस मामले में, यूट्यूब के मामले में। तो धीरे धीरे मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी पढ़ाने का अनुभव पुराना है, लेकिन यूट्यूब पर नया हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी ऑनलाइन परेशानियाँ आ रही हैं। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बेहतरीन कलेक्शन रहेगा क्वेश्चन का। एंजॉय कीजिए सेशन को। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अब तक आपने देख लिया होगा। त्रिपिटक पूछ रहा है कि धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक? जैन, बौद्ध, हिंदू या मुस्लिम? तो आप सभी को मालूम होगा कि बौद्ध धर्म का आसान क्वेश्चन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक तरह से क्या है बताओ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और बात करें जैन धर्म का जो ग्रंथ है, उसको बोलते हैं आगम, है ना? आगम याद रखना, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। और ओके, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। बौद्ध धर्म में एक प्रकार की ये क्या है, धर्म की पुस्तक है, इसको बोलते हैं त्रिपिटक। ओके, फिर अगर हम लोग बात यहाँ पे कर ले हिंदू धर्म की, तो रामायण महाभारत। और मुसलमान की अगर बात करें, मुस्लिम धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आप जानते हैं इस्लाम यहाँ पे सॉरी कौन सी बुक हो जाएगी आपकी मुसलमानों में, कौन सी बुक हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी कुरान। ओके, मुसलमानों में कौन सी होती है? मुस्लिम धर्म में कुरान होती है। ओके, तो ये सारी बातें आप याद रखना। और अगर बुक की बात करें, तो बौद्ध धर्म से एक बुक आपको और याद रखनी है। उस बुक का नाम है अंगुत्तर निकाय। याद रखना, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय निकाय याद रखना, अंगुत्तर निकाय। ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रकार की क्या है, बौद्ध धर्म की ही बुक है। और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट लिखा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, अजंता और एलोरा कहाँ पर स्थित हैं। तो ये देखिए, इस अजंता और एलोरा जो है आप बताएं, ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा हो जाएंगे। और इनको 1983 में, कब? 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। ये बात आपको याद रखना है, कई बार सन पूछता है डायरेक्ट। तो 1983 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप। और 200 रुपए की नोट पर बना हुआ है। याद रखना, 200 रुपए की जो न्यू करेंसी है, नई नोट जो बनी है, उस पर मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है, ओके, वो बना हुआ है 200 की रुपए की नोट पर। और अगर 100 रुपीज की बात करें हम लोग, 100 रुपीज की, तो वहां पर बना है गुजरात में स्थित रानी की वाव, है ना? रानी की वाव। ओके, तो गुजरात में रानी की वाव है और वो 100 रुपए की नोट पर बना। याद रखना, गुजरात की रानी 100 रुपए की नोट पर बनी, गुजरात की रानी, रानी की वाव। ओके, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। राष्ट्रकूटों ने निर्माण, अजंता और एलोरा की अगर बात करें, तो किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया, राष्ट्रकूटों ने। ठीक, राष्ट्रकूट पूछते हैं कि इसके अंदर जो हिंदुओं के लिए समर्पित कुछ मंदिर हैं, है ना? इस गुफा के अंदर जो मंदिर हैं, बौद्ध के लिए जो समर्पित मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने, अजंता एलोरा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां ये थे जहांगीर समय के। ओके, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि किस इतिहास, मतलब इतिहास में कौन सा काल है इसे, या फिर आप कह सकते हैं मुगलों में कौन सा काल है जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, याद रखना। और अगर आपसे पूछे स्थापत्य का, स्थापत्य स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां के काल को। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला का, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ओके, तो आप याद रखना कि स्थापत्य कला का क्या हो जाएगा? आपका शाहजहां हो जाएगा। और चित्रकला का हो जाएगा जहांगीर। ओके, तो उस्ताद मंसूर खां ये देखिए पक्षियों का चित्र बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, है ना? पक्षियों का चित्र बनाते थे। और किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। और औरंगजेब की बात करें, तो इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, शाहजहां का लड़का, मतलब जहांगीर के लड़के शाहजहां, और शाहजहां का लड़का कौन था? औरंगजेब। और इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखना औरंगजेब से। देखिए, मुसलमानों जो ये औरंगजेब है, हिंदुओं का विरोधी था, लेकिन अगर
पूछे कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, अगर मनसबदार शब्द पूछे ना, मनसबदार, ओके, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक ने रखा था? वहां पे जहांगीर होगा, आपको ऑप्शन में अकबर होगा, जहां शाहजहां होगा, तो आप याद रखना औरंगजेब, क्योंकि ये हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, एक तरह से बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम लोग सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में थे, तो ये औरंगजेब के ही समय में थे, ये बात जरूर से याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन आपको सबको पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और कहाँ पर किया था? कोलकाता में किया था। तो अगर बात करें तो 1897 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु जी की याद में, रामकृष्ण परमहंस की याद में। और आप सभी को यह बात भी पता होगी कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहा जाते हैं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, किसने भाग लिया था? तो किसने लिया था पूछेगा तो स्वामी विवेकानंद। और कब लिए थे? तो 1893 में लिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। ओके, फिर अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने क्या किया था 1875 में। कब? 1875 में। ओके, इन्होंने 1875 में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना, आर्य समाज। आर्य समाज पूछता है ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, और कब किए थे राजा राममोहन राय? 1928 में किए थे। 1928, तो कब किए थे? सॉरी 18 में किए थे, 1828 में, याद रखना 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया। और ध्यान रखना कि इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और ये बात याद रखना कि जो सत्यार्थ प्रकाश है वो हिंदी भाषा में लिखी थी मूल रूप से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता ना अच्छे अच्छे लोग लटक जाते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ना कि अगर आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखी, तो दयानंद सरस्वती ने लिखी। और अगर पूछे किस भाषा में लिखी गई है, तो आप कहेंगे हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो सारी बातें ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका यहाँ पे सही क्रम से आपको इन सबको लगाना है, यही ना? ओके, इन सारे को आपको सही क्रम से लगाना है, ठीक? जस्ट वेट। तो चलिए देखिए क्रम से इनको सबको व्यवस्थित कर दीजिए जरा, और जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे बताना क्रम से लगाना। तो साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन हुआ? तो आप सबको पता होगा 1928 में होगा। कब हो जाएगा? 1928 में। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी को काफी चोट आ गई थी, लाठियों की चोट पड़ गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इनके ऊपर लाठियों से प्रहार करवा दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने, अनहैप्पी इंडिया, याद रखना, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। और अनहैप्पी तो होंगे ही ना, अगर कोई उनको लाठी से मारेगा तो अनहैप्पी तो हो जाएंगे ना। तो लाला लाजपत राय, याद रखना, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन 28 में आया था, ध्यान रखना। और बात करें असहयोग आंदोलन की, ये तो 1920 में हुआ था, ये सबको मालूम होगा, आसान क्वेश्चन है। 1920 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। पूना पैक्ट तो बहुत प्रसिद्ध चीज है। ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, ध्यान रखना। और अगर बात करें ये कहाँ पे हुआ था, अगर पूछा जाए पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में। ओके, तो पूना पैक्ट इसीलिए इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में। ओके, अगला अगर बात करें हम लोग गांधी इरविन समझौता, तो ये भी काफी प्रसिद्ध है। 5 मार्च 1931 में 5 मार्च के दिन हुआ था, 1931 को। ओके, तो अब क्रम से आपको लगाना था, तो आप आराम से कह सकते हैं 2 पहले आ जाएगा, दूसरा फिर 1 आ जाएगा, 2 1, और फिर क्या आ जाएगा 4 3। 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बनता है क्वेश्चन। ओके, 2 1 4 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 1 4 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारत वर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से लिए, पूछ रहा है। ओके, थोड़ा छोटा कर दो क्या? चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देना। जस्ट वेट। ओके, हाँ जी, चलिए देखें। अब बताइए भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली, ये बताना है। तो संघीय शब्द का जैसे ही यूज करें आप तुरंत कह देना कि कनाडा से लिया गया। कनाडा पढ़ते हैं, ओके, कनाडा से लिया गया है। संघीय पद्धति कहाँ से ली गई? कनाडा से। और अमेरिका से अगर बात करें, यूएसए से बात करेंगे तो क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ से याद रखना समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची हो जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपनी देखिए 12 अनुसूचियां हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो उसमें जो 7वीं अनुसूची है वो 3 में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी में जो समवर्ती सूची है ना, वो हम लोगों ने कहाँ से सीखा है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा है समवर्ती सूची का प्रावधान। नाइस। ओके, अगला देखें, यहाँ पे लिखा है निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो आपको ये बताना है कि निजता का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। निजता, तो देखिए यहाँ पे लिखा मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नागरिकता, नीति निषेधता, तो यह मौलिक कर्तव्य बताएं। तो निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए निजता का जो अधिकार है उसे आर्टिकल 21 में रखा गया, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, याद रखना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और वो कहाँ पे? निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में रखा गया है। इसका मतलब वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए अमेरिका से। और भाग की बात करें तो भाग 3 में हो जाएंगे मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो 5 से लेकर 11 तक है, आर्टिकल 5 to 11 क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें डीपीएसपी की, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, डीपीएसपी, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से हैं? ये हो जाएंगे आपके 36 to 51, 36 से 51 हो जाएंगे। और भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा 4, ओके, भाग 4 हो जाएगा 36 से 51 तक, ये हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये हम लोगों ने रूस से लिया है, रूस जो कि तत्कालिक समय में क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था, यूएसएसआर कहलाता था, राइट। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4 के काम में हो जाएगा, ओके, 4 के काम में हो जाएगा। और कितने मूल कर्तव्य हैं अगर पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 आर्टिकल अमेंडमेंट 1976, सारी चीजें याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो चलिए जीएस पे चलते हैं। तो चलें, अगला लिखा है कि भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों की संख्या मौजूद है? मतलब कितने किस्म की इमरजेंसी है, मतलब कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमरजेंसी कितनी है। तो आपको पता है 352 हो जाएगा, 352, 52, 356 और 360। ये आपकी 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 52, 56, 60। ये क्या है? ये राष्ट्र में पूरा लगेगा, पूरे देश में लगता है। इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, क्योंकि पूरे राष्ट्र पर लगता है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, ओके, राष्ट्रीय आपात बोला जाता है, याद रखना, ये राष्ट्रीय आपात है। और जो 356 है इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, याद रखना, ये क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है। लिख लीजिएगा, पूरा हम लिखते नहीं है, ओके, आप पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो बार बार हर चीज को ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आपात इसको बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वित्तीय आपात बोलते हैं, वित्तीय आपात बोलते हैं, राइट। इसको वित्तीय आपात बोला जाता है, किसको? 360 को। तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि 352 जो है वो 3 बार लगाया गया। कितने बार अब तक लगाया? 3 बार लगाया है। और अगर 356 की हम लोग बात करें तो ये पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कहाँ पर लगाया गया। तो ये सबसे ज्यादा बार यूपी में लगाया गया, अपने उत्तर प्रदेश में। कितने बार लगाया गया? 10 बार लगाया गया। और सबसे ज्यादा समय तक अगर पूछे कि बताओ 356 जो है 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है सबसे ज्यादा समय तक कहाँ लगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो पंजाब में 356 सबसे ज्यादा समय तक लगा रहा है। और अगर सबसे ज्यादा बार बोले तो 10 बार कहाँ पे लगाया गया? अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार लगाना पड़ा, 10 बार, ओके। फिर अगर बात करें, देखो जो 352 और 356 है, पहले के जो दोनों है ना, 352 और 356 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है लिए गए हैं आपके, हम अगर बात करें इन दोनों की, 352 और 56 की, तो ये दोनों जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी से। और अगर 360 की बात करेंगे, वित्तीय आपात की बात करेंगे, तो ये लिया गया अमेरिका से। और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, कभी वित्तीय आपात लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये चीज आप सारी ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें आपको यहाँ से बता दी, सारी तो नहीं बताई, और भी बहुत ढेर सारी बातें हैं। अगर मैं सही से पढ़ाऊँ ना तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे पूरा का पूरा वीडियो चला जाएगा, ओके। भारतीय संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसी है, सिर्फ इस बात की व्याख्या अगर मुझे करनी रहेगी तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 30-40 मिनट की जो वीडियो है पूरी इस पर चली जाएगी। लेकिन उतना ऑनलाइन में संभव नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा हो पाता है। तो धीरे धीरे आप मुझसे रूबरू हो जाएंगे, फिर मैं कोशिश करूंगा आपको और बेहतरीन डिटेल्स देने की, ओके। तो फिलहाल तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? आपको बताना है द्विसदनात्मक नहीं है। द्विसदनात्मक
का होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। तो ऐसे केवल वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। याद रखना, विधानसभा और विधान परिषद, हम बात कर रहे हैं सभा की और परिषद की, परिषद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। आर्टिकल 170 होता है और ये होता है 169। ओके, तो विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग कि द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था उस राज्य में। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। और अगर इसको याद करने की बात करें हम लोग तो देखिए याद करना बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। यूपी बिहार हो जाएगा, आप साथ साथ बोलते हो ना यूपी बिहार। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। तो यूपी बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, फिर एक हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 6 राज्य ऐसे करके हो जाएंगे। आप अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो हम बता दे रहे हैं आपको। अब तुम अब तुम अब तुम करना करना ओके, अब तुम करना। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आपको मतलब ए मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी मतलब बिहार, टी मतलब तेलंगाना, यू मतलब उत्तर प्रदेश और एम मतलब हो जाएगा महाराष्ट्र और करना मतलब कर्नाटक। तो अब तुम करना से आप याद रख सकते हैं आसानी से ट्रिक से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? बताएं, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो आसान क्वेश्चन है, इसकी स्थापना राष्ट्रपति करेगा। वित्त मंत्रालय मत कर देना। ओके, तो वित्त आयोग की स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर बात करें वित्त आयोग की तो आर्टिकल 280, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, सबको पता रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। राष्ट्रपति इसका जो स्थापना करेगा या फिर इसके जो मतलब मेंबर होंगे वित्त आयोग के, उनकी भी एक तरह से नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मेंबर कितने होते हैं? तो 4+1 का स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। 4 सदस्य होते हैं और एक इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का। तो देख लीजिए, ये जो है 4+1 का स्ट्रक्चर होता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई। अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये योजना आयोग की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में 15 मार्च है ना, कि 15 मार्च ये हो जाएगा आपका 15 मार्च। ओके, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। और आपको पता है कि मोदी जी की सरकार जब आ गई तो इन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया। क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 2015 को होती है, याद रखना। ये हो जाएगी 1 जनवरी। ओके, तो ये कब हो जाएगा? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और 15 मार्च 1950 को जो है आपकी योजना आयोग की स्थापना नेहरू जी की सरकार में की गई थी। तो ये बात आप याद रखना। नीति आयोग की भी याद रखना। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लिखा है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, गुजरात राज्य जाएगा, सबको पता है। और अगर दुनिया में पूछे कि विश्व के किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है तो वहां पे आप कनाडा आंसर करेंगे। याद रखना, क्या करेंगे? कनाडा। ओके, कनाडा आप बोलेंगे कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है तो कनाडा हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। अगर ये पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला, सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला दुनिया का कौन सा देश है तो वो आपका हो जाएगा चीन। याद रखना, चीन। ओके, चीन सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करता है चीन। 13 देशों के साथ सीमा साझा करता है और किसी से इसकी पड़ती नहीं है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, पाकिस्तान से पड़ती है थोड़ी। ओके, अगला देखें, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा सबसे लंबी तट रेखा। और अगर बात करें टोटल जो तट रेखा है, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, इधर देख बता दें, देखिए इधर जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि जैसे मान लीजिए जस्ट हाँ, देखिए हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ड्रॉ करने में परेशानी। ये जैसे मान लीजिए नीचे का इंडिया है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि अगर पूछे सबसे लंबी तटरेखा तो आप कह देना कि भाई साहब ये गुजरात यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बना टेढ़ा मेढ़ा, तो सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी गुजरात की। लेकिन अगर वो पूछे कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ पूरा 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 गुजरात से ले लो, पूरा गोवा महाराष्ट्र और नीचे आते आते ये पूरा पश्चिम बंगाल तक जो टोटल है वो बता दो कितना होगा। तो अगर वो टोटल आपसे पूछे तो कहना कि आप 6100 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर हो जाएगी। फिर क्या कहें, वो पूछ दे कि द्वीपों को भी जोड़ लो। किसको जोड़ लो? जो द्वीप है, द्वीप। ओके, जो द्वीप हैं उनको भी जोड़ो। द्वीप कौन से? यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, तो जो द्वीप है देखिए यहाँ पे ऐसे करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है। तो ये सारे अगर द्वीपों को भी जोड़ लो तो पूछे कितनी हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी 7516 हो जाएगी, 7516 किलोमीटर हो जाएगी।
अगर द्वीपों सहित पूछे तो 7516 हो जाएगी। द्वीपों को न जोड़े अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई कितनी है तो आप कहना 6100 किलोमीटर है। और अगर पूछे कि बताओ जो स्थल सीमा मतलब जो अब बचा रिमेनिंग इंडिया जो बचा है, जो रिमेनिंग इंडिया बचा मतलब जो ऊपर का देश बचा हुआ है, मान लीजिए अगर ये जैसे अब ऊपर बचा है ना, अभी ये वाला देश ऊपर का पूरा बचा है ना, तो ये जो अगर इसका पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल पूछेगा स्थल की तो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर टोटल हो जाएगी स्थल सीमा। तो मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के हाँ जी बताएं, जी बताएं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो यहाँ क्योंकि आपको सबको पता होगा कि झारखंड इसका जो है सही जवाब होगा। क्या होगा? झारखंड इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? झारखंड आता है नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर अगर बात करें हम लोग तो सेकंड नंबर पर आपका उड़ीसा, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो झारखंड से आप याद रखना कि झारखंड की झरिया एक खान है, इसका नाम है झरिया। तो झारखंड की झरिया खान है जो सब प्रसिद्ध है, इसमें कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है। और अगर बात करें उड़ीसा तो सेकंड नंबर पर उड़ीसा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, तो चले अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। आपको ये बताना है कि किसके उपग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है। इसको छोटा कर दूं थोड़ा और, तो चलिए मैं सोचता हूँ आपको, ओके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और, हाँ ठीक अभी आ गया। तो चलो बताएं, वे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए, मैं इसका जुगाड़ बता दे रहा हूँ जिनके उपग्रह नहीं है। तो देखिए उपग्रह भाई नहीं है, इसका कारण क्या है? देखो बुध इतना छोटा है ना कि कोई इसके अगल बगल घूमना ही नहीं चाहता, कहता तुम छोटे से हो, तुम्हारे साथ कौन जाए। तो बुध इतना छोटा है, इसके साथ कोई जाता नहीं। और शुक्र को बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। अब इसके साथ जो कोई जाता है बस गर्माने लग जाता है, तुरंत ही लड़ाई करने लग जाता है। तो बोलते हैं ना कि एकदम यार बड़ी इतनी जल्दी गर्माने लगती हो, है ना। तो मतलब इंसान गर्म हो जाता है, खोपड़ी गर्म एकदम, ठीक। तो बुध इतना छोटा है इसलिए इसका कोई नहीं है। और शुक्र बात बात में गर्मी दिखाने लगता है, इसलिए इसका कोई नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बात करें हम लोग यहाँ पे प्लूटो की, तो प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि ये वरुण और अरुण की क्लास को, देखो जो उपग्रह होते हैं वो अपनी ऑर्बिट में अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नियम को नहीं मान रहा था और ये क्या कर रहा था, अरुण और वरुण की क्लास को क्रॉस कर जा रहा था। तो ये तो गलत बात होती है, ऐसे माना नहीं जाता, तो इसको निकाल दिया गया। किसने निकाल दिया, किसने इसको हटा दिया? IAU ने निकाल दिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, है ना, अंतरराष्ट्रीय खगोली संघ जो है, इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। कहा कि भाई तुम कब निकाला इसको? 2006 में निकाला। ये चीज पूछी जाती है कब निकाला गया, 2006 में। और कहा कि तुम ग्रहों के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हो, इसलिए इसको बौना ग्रह कहा जाता है। याद रखना, इसको बौना ग्रह कहा जाता है। मंगल की बात करें तो लाल ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह बोला जाता है। और मंगल के डीमोस और फोबोस आप जरूर से याद रखना, डीमोस प्लस फोबोस है, फोबोस। ओके, डीमोस और फोबोस, ठीक, डीमोस फोबोस याद रखना। ये दुनिया के सबसे छोटे क्या है, उपग्रह हैं, जो कि ये पूछ रहा था ना किसके उपग्रह नहीं है। तो अगर पूछे कि सबसे छोटे उपग्रह किसके हैं तो डीमोस फोबोस मंगल के हो जाएंगे। और अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछे किसका है तो बृहस्पति का है, गैनीमेड। क्या नाम है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह है। डीमोस फोबोस मंगल के जो सबसे छोटे उपग्रह है। और प्लूटो जो है अब नहीं माना जाता। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको पता होगा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। और अगर बात करें महाद्वीप के नंबर ऑफ महाद्वीप कितने हैं, कितने महाद्वीप है, तो आपके 7 महाद्वीप हो जाएंगे। और उनमें सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा अपना एशिया हो जाएगा, हम लोग एशिया में ही रहते हैं। और अगर पूछे सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा है तो अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि उसमें 54 देश हैं। अफ्रीका में कितने देश हैं? तो टोटल 54 कंट्री है अफ्रीका में। तो सबसे ज्यादा देशों वाला कौन सा देश हो जाएगा, कॉन्टिनेंट हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देश किसमें है तो अफ्रीका में। आप ध्यान रखना कितने हैं, 54 है। और हम लोग का एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, टोटल है 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बताना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है ना। कौन सी जोड़ी गलत है आपको ये बताना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा कि एस्किमो अलास्का की जनजाति है। एस्किमो जो जनजाति है वो अलास्का में रहती है, ठीक बात है। अफ्रीदी जनजाति उत्तर पश्चिम अफ्रीका में रहती है, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि अफ्रीदी जो जनजाति है
वो पाकिस्तान में रहती है। आपको याद होगा पाकिस्तान के क्रिकेटर का नाम भी है शाहिद अफरीदी, है ना। तो उससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अफरीदी जनजाति कहाँ की है? पाकिस्तान की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है वो है पिग्मी। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका की हो जाएगी, ये जरूर याद रखना। पिग्मी कहाँ की है? कांगो बेसिन अफ्रीका। तो अफ्रीका तो आप जरूर याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अगला लिखा है बेडोनियस। बेडोनियस कहाँ की है? तो अरब के उत्तरी भाग की हो जाएगी बेडोनियस, ये सही है। तो आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया है। अफरीदी पाकिस्तान की जनजाति का नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? आपको एसआई इकाई बताना है गुरुत्वाकर्षण की। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलो -2। ओके, ये हो जाएगा आपका इसकी यूनिट। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो ये सबको पता होगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो ये हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। 11.2 किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी का पलायन वेग बोला जाता है। अगर इतनी जोर से किसी चीज को फेंक दो तो वो वापस गुरुत्वाकर्षण में नहीं आएगी, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी। अगला देखें, यहाँ पे लिखा अपेक्षिक आर्द्रता। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता किसे मापते हैं हम लोग? आर्द्रता मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। हाइग्रो, देखो ट्रिक बताऊं, आर्द्रता मतलब होता है नमी, और हाई मतलब होता है तगड़ा, जोरदार, जल्दी से, तेजी से, और ग्रो मतलब होता है बढ़ना। तो अगर किसी पेड़ वेड़ में आप हाई ग्रो करवाना चाहते हो, जोर से ग्रो करवाना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? नमी बना के रखना पड़ेगा, पानी उसको लगातार सींचना पड़ेगा। तो हाईग्रोमीटर हो जाएगा, आप याद कर सकते हो आर्द्रता मापने के लिए। हाईग्रो मैंने तो ऐसे याद किया। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो जल का घनत्व मापते हैं हम लोग, इससे जल का घनत्व। और बात करें आपकी मैनोमीटर की, तो ये एक प्रकार का, ये क्या है? दाब मापने का यंत्र है, और इसमें जो मरकरी का प्रयोग किया जाता है, Hg। ओके, मरकरी का प्रयोग करके दाब मापा जाता है। तो फिलहाल तो हाइड्रो और हाइग्रो बैरोमीटर तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी, और हाइड्रोमीटर हो जाएगा जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब है। अनंत प्रतिबिंब दो समांतर दर्पणों के बीच बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है 360 अपॉन थीटा -1 करके जो फॉर्मूला होता है, इस पर आप रखते हैं थीटा की वैल्यू, क्योंकि दो समांतर दर्पण है दोनों, तो वहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। और जब इसको आप सरल करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अनंत जो है आपका आंसर, क्योंकि थीटा दोनों क्या है? समांतर दर्पण है। जब दोनों समांतर दर्पण है तो वहाँ पे कोई डिग्री कोण बनेगा नहीं, 0 डिग्री बनेगा। और इसको सरल करेंगे तो अनंत जो है आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस देखो 28 मिनट हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो, तो 28 मिनट की क्योंकि वीडियो हो गई है, और जो इसके बाकी को क्वेश्चन बचेंगे मैं उसको दूसरी वीडियो में सोच रहा हूँ कि ऐड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। अभी क्योंकि मैं इतना यूट्यूब पर पॉपुलर हुआ नहीं हूँ, आप मुझे इतना जानते नहीं हैं, तो शायद बोर होने लगे। तो गाइज इसको यहीं पे एंड करते हैं, और अगली वीडियो में बाकी को क्वेश्चन डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।